बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की फिजिक्स की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। तो द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम इस तरह से है। तो देखिए, इस हमने एक निकाय लिया है द्विकण तंत्र का, जिसमें एक पिंड का जो द्रव्यमान है m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 के रूप में है। यहाँ मूल बिंदु से m1 के लिए जो स्थिति सदिश है वो r1 वेक्टर है, m2 के लिए जो स्थिति सदिश है वो r2 वेक्टर है, तथा m1 पर 2 के कारण लगने वाला बल F12 है, तथा m2 पर m1 के कारण लगने वाला बल F21 वेक्टर है, तथा m1 से m2 की ओर जाने वाला जो स्थिति सदिश है वो r12 वेक्टर के रूप में है। तो ये इस तरह से हमारे पास व्यवस्था है। m1 द्रव्यमान की गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। m1 द्रव्यमान के कण की गति का समीकरण वो होगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू F बराबर ma के रूप में होता है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर के रूप में। तो ये आपके पास इसका गति का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगी F12 वेक्टर अपॉन m1 के रूप में। ये आपके पास समीकरण निकल के आती है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह m2 द्रव्यमान के कण की गति का समीकरण जो होगा वो हो जाएगा d स्क्वायर r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F21 वेक्टर अपॉन m2 वेक्टर के रूप में। ये हमारे पास जो है दोनों के m1 और m2 की गति के समीकरण यहाँ हमारे पास उपस्थित हो जाते हैं। सदिश संयोजन नियम से सदिश संयोजन नियम से r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ये हमारे पास समीकरण आता है। तो यहां से इसका विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल लेते हैं तो d बाई डी टी r1 वेक्टर प्लस dr12 वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू dr2 वेक्टर अपॉन dt। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन
डिफरेंशिएट with respect to t, तो d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर के रूप में हमारे पास ये समीकरण बन के आती है। और यहाँ से r12 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर d स्क्वायर r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, ये हमारे पास r12 वेक्टर के d स्क्वायर बाई अपॉन dt की वैल्यू आ गई। तो यहाँ d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से वैल्यूज यहाँ रखेंगे। तो इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 व 2 से 3 में मान रखने पर तो d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू f21 वेक्टर अपॉन m2 माइनस f12 वेक्टर अपॉन m। इस तरह से हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं और माना f21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का f12 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर के रूप में है। दोनों पद हम f वेक्टर के रूप में ले रहे हैं, तो हमारे पास d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू f वेक्टर अपॉन m2 प्लस f वेक्टर अपॉन m1 के रूप में ये इक्वेशन बन के आती है। तो f वेक्टर को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1, तो f वेक्टर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m, ये पद इस तरह से हमारे पास बनता है। तो यदि f वेक्टर के यहाँ से हम वैल्यू की बात करें, f वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 के रूप में यहाँ ये पद हम लिख देते हैं f वेक्टर के लिए। तो यहाँ इस पद को हम f वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो f वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर r12 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर म्यू। तो जो म्यू हमने इसको लिया है ये कहलाता है आपके समानित द्रव्यमान। क्या कहलाता है? समानित
द्रव्यमान ये पद हमारे कहलाता है। तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके म्यू क्या कहलाता है, समानित द्रव्यमान। तो द्विकण तंत्र की जहां बात करते हैं तो द्विकण तंत्रों के लिए जो द्रव्यमान का उपयोग करते हैं वो हम समानित द्रव्यमान का ही यहाँ उपयोग करते हैं। तो ये द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ हम दो अलग अलग केस पे चर्चा करते हैं। केस फर्स्ट की हम यहाँ बात करें केस फर्स्ट की हम यहाँ बात करें तो यदि m1 इज वेरी वेरी लेस देन टू m2 हो, m1 इज वेरी वेरी लेस देन टू m2 हो, m1 का मान m2 की तुलना में बहुत कम हो, तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सबसे पहले यदि हम m2 को कॉमन लेते हैं तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2, मैंने m2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस m1 अपॉन m2, ये पद यहाँ बनेगा m1 प्लस m2। सो m2 से m2 यहाँ कैंसिल, और यहाँ से यदि हम कंडीशन को देखें तो m1 अपॉन m2 इज वेरी वेरी लेस देन टू 1 की कंडीशन यहाँ बनती है इस सर्वसमीका से। तो यदि इनका अनुपात एक की तुलना में बहुत कम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य या जीरो कर सकते हैं इस वैल्यू को। सो म्यू इज इक्वल टू इसके इक्वल ले जाएगा m1, यानी कि म्यू जो समानित द्रव्यमान है वो केवल और केवल m1 द्रव्यमान के बराबर होगा यदि m1 का मान m2 की तुलना में बहुत अल्प है। तो म्यू 1 जो समानित द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, m1 के द्रव्यमान के बराबर। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, m1 बराबर m2 बराबर m लिया जाए तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 2m, तो एक m से एक m कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू आपके पास बनेगा m/2 के रूप में। तो जो समानित द्रव्यमान होगा द्रव्यमान का आधा होगा, m/2 के रूप में ये आपके पास बन करके आता है। तो ये हमने यहाँ दो केस देखे कि यदि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 हो तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है द्रव्यमान m1 के बराबर रहेगा। अब हम इसके आगे अगला बिंदु पढ़ते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी
निकाय पर बाह्य बल का मान यदि शून्य हो, बाह्य बल कितना हो, 0 हो, तो उस सिचुएशन में जो संवेग है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अथवा हम दूसरे रूप में ये भी कहते हैं कि यदि दो पार्टिकल या दो पिंड टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर से पूर्व उनका कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम दोनों तरह से ही रहता है। तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य है तो जो रेखीय संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये रेखीय संवेग संरक्षण का, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम रहता है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आपके 0 है, बाह्य बल का मान क्या है, 0। तो हम जानते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, dp वेक्टर अपॉन dt। तो जब F वेक्टर बराबर आपके 0 है, यानी कि dp बाई dt भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये पद 0 कब होगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर कब 0 हो सकती है, जब संवेग क्या रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि p वेक्टर क्या होगा, नियत होगा। p वेक्टर कैसा होगा, नियत होगा, तभी उसका जो है समय के सापेक्ष जो अवकलज है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये कहलाता है आपके संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा हम पढ़ते हैं कणों या पिंडों में टक्कर। वैसे तो कणों या पिंडों में टक्कर को हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली मैं आप लोगों को बता दूं तो कणों या पिंडों में टक्कर अगला टॉपिक रहेगा अपना, कणों या पिंडों में टक्कर। तो देखिए कि दो पार्टिकल के बीच में टक्कर के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के क्या हों, संपर्क में हों। वो बिना संपर्क में आए भी क्या कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो आवेशित पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, प्रोटॉन्स ले लीजिए, या दो ध्रुव ले लीजिए, चुंबक के दो ध्रुव, तो वो क्या करते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो जहां उनका प्रभाव क्षेत्र होगा, उन प्रभाव क्षेत्र पे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एकदम से अट्रैक्ट करेंगे। यदि प्रोटॉन पार्टिकल ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ले रहे हैं, तो जहां उनका प्रभाव क्षेत्र होगा वहां उस प्रभाव क्षेत्र से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बिना स्पर्श किए एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भी एक प्रकार की टक्कर है। वो एक दूसरे, उनके सरफेस जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन उनके मध्य क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे बिना स्पर्श किए। तो ये भी एक प्रकार की टक्कर कहलाती है। चुंबक के दो ध्रुव ले लीजिए, चुंबक के दो ध्रुव लेते हैं, यदि दोनों पोल्स समान हैं, जैसे ये चुंबकों के उत्तरी ध्रुव हो गए, ये दक्षिणी ध्रुव हो गए, तो यदि मैं दोनों उत्तरी ध्रुवों को नजदीक ला रहा हूँ, दोनों उत्तरी ध्रुव नजदीक ला रहा हूं, तो जहां इनका क्षेत्र होगा वहां से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे, एकदम से खींचेंगे, तो उनके बीच में टक्कर हो गई। ठीक है, तो इनका जहां प्रभाव क्षेत्र था, जैसे यहाँ इनके बीच में मध्य बिंदु पर इनका प्रभाव क्षेत्र है, तो वहां से ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। यदि उत्तरी ध्रुव के विपरीत में दक्षिणी ध्रुव को लाता हूं, तो उत्तरी ध्रुव हो गया, या दक्षिणी ध्रुव हो गया, दोनों के एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा, तो इनका जहां प्रभाव क्षेत्र होगा वहां से ही एक दूसरे को बिना स्पर्श किए, इनके सरफेस तो स्पर्श नहीं कर रहे, लेकिन इनके जो प्रभाव क्षेत्र हैं जहां से इनका प्रभाव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करना प्रारंभ करेंगे। ये एक दूसरे को
स्पर्श नहीं होंगे और बिना स्पर्श के एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास टक्कर। यानी कि टक्कर के लिए जरूरी नहीं कि दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को स्पर्श करें, एक दूसरे की सतह को स्पर्श करें, ये आवश्यक नहीं है। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि दो पिंड जो है एक दूसरे की ओर गति करते हुए, निकट आते हुए अपने एक दूसरे के मध्य जो है पारस्परिक अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार की संपर्क को हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। अब वो पारस्परिक अन्योन्य क्रिया आकर्षण की भी हो सकती है, प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। अब इसमें जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के सरफेस को क्या करें, स्पर्श करें। बिना स्पर्श किए भी वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगले क्लास में जो है हम इनके टक्करों के प्रकार को पढ़ेंगे। टक्करें बेसिकली जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरी होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इनको जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।